बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। और कुछ सवालात हैं आप दोस्तों के, मैं कोशिश करूंगा कि आज काफ़ी सवालों के जवाब आपको दे सकूं, चूँकि वीकेंड है और वीकेंड के ऊपर मैं आपके जितने रुके हुए सवालात होते हैं उनका जवाब देता हूँ। ये पहला सवाल है किसी का, अजय साहब हैं या पता नहीं हुसैन साहब लिखा है, उन्होंने लिखा जी कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द curtailment लेटर फ्रॉम द होम ऑफिस टू अराइव आफ्टर द केयर कंपनी लाइसेंस इज रिमूव्ड। देखिए, अगर कंपनी का लाइसेंस जो है अगर वो रिमूव हो चुका है, रिवोक हो गया है, तो अब उसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर तो कंपनी ने आपको इन्फॉर्म कर दिया है और कंपनी का लाइसेंस बाकायदा कर्टेल हो चुका है, तो उसके बाद जो नॉर्मली जो लेटर आता है वो 60 डेज़ का होता है। लेकिन मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि लोगों को लेटर जो है वो रिसीव नहीं होते। उसकी वजह ये है कि बाज़ कंपनी ने अपना ईमेल एड्रेस यूज़ किया होता है, बाज़ कंपनी ने आपका अपना ईमेल एड्रेस होता नहीं है, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हमने आपको लेटर भेजना है। और बाज़ कंपनी भी बाज़ का लेटर नहीं देती। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाज़ का तो होम ऑफिस डायरेक्ट कंपनी को ईमेल कर देता है और कंपनी वाले आपको इन्फॉर्म नहीं करते। बाज़ का लेटर स्पैम में चला जाता है, जंक में चला जाता है। सो उस वजह से भी इश्यूज़ हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने अपना 3C लीव को कंटिन्यू रखना हो, अगर वो चाहते हो कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो ख़राब ना हो, तो जो ही आपको पता चले, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, जिसको कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाज, जेब कतरों से होशियार रहिए और अपने सामान की खुद हिफाजत कीजिए। बसां दे विच लिखा होंदा है ना, सवारियां अपने सामान की खुद हिफाजत करें। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि लॉ को आपने जानना है और होम ऑफिस ने आपका तुहाडा कुंडा खड़का के तुहानू नहीं दसना कि जी कानून ये है। सो इसमें यह है कि कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हालातों वाक़यात पर निगाह रखें और एज सुन एज पॉसिबल जो है, जो भी अगर आप अपना लीगल एक्शन आगे करना चाहें तो लीगल एडवाइस लेके फिर आगे चलिए। अच्छा जी, ये सवाल है किसी का कि सर स्किल्ड वर्कर वीज़े को जो डिपेंडेंट्स होते हैं, क्या उनके लिए भी वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना होता है या जस्ट मेन एप्लीकेंट का ही होता है? देखिए, जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ऐसी बाज़ का जॉब्स होती हैं जिसके ऊपर आपने अपना प्रोटेक्टर जो है वो करवाना लाजमी होता है। सो उसमें डिपेंडेंट्स का जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है बहुत से केसेस में जानबूझ के शायद वो रिफ्यूज़ल दे देते हैं कि जी आपने प्रोटेक्टर नहीं करवाया हुआ, लेकिन वो गैर कानूनी फैसले होते हैं इस तरह के। तो लिहाजा अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आप बिल्कुल चैलेंज भी कर सकते हैं उन्हें और आप उनको रिव्यू पे भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल डिपेंडेंट्स के लिए जो है वो करवाना लाजमी नहीं है। सो मेन एप्लीकेंट का ही प्रोटेक्टर जो है वो होता है। अच्छा जी, ये एक टाउन है जी, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त लगा, हर बंदे ने यूके का फ्लैग जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। यस्टरडे एक व्लॉग शुरू किया था, तो उसको अब कुछ सवालात ऐड करूंगा और उसको आज जो है इसको क्लोज़ करूंगा जी। ये सवाल था किसी का जी कि सर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद फ़ी वेवर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, फ़ी वेवर का बहुत से लोग जो हैं इस पॉइंट के ऊपर ही कंफ्यूज हैं कि फ़ी वेवर होती क्या है। सो फ़ी वेवर को अंडरस्टैंड करना होगा आपने। फ़ी वेवर मीन्स के आपके पास फंड्स नहीं हैं कि जी कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन को लगवा सकें। सो इसलिए ये अगर आप वीज़ा आपने जैसे लिखा कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद अगर आप लगवाते हैं, तो अगर आप वीज़ा एक्सपायर होने के बाद अगर लगवाएंगे और अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, तो आपकी 3C लीव जो है वो ब्रेक कर जाएगी। फ़ी वेवर आप कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन वो आपकी जो 1971 जो इमिग्रेशन एक्ट के मुताबिक 3C लीव होती है, जिसमें आपको पहले परमिशन टू वर्क मिला होता है या जो बाकी चीज़ें चल रही होती हैं, वो जो है वो ब्रेक कर जाती है। सो इसलिए इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि जी आप अपनी एप्लीकेशन उस वक्त करें जब आपका वीज़ा जो है वो वैलिड हो। क्या बात है, ये बड़ा ज़बरदस्त एक ये पुल सा बना है जी, ब्रिज, और उसके ऊपर क्या मज़ेदार लग रहा है पानी। अच्छा जी, एक और हमारी बहन का सवाल है। उन्होंने लिखा जी कि मेरी बेटी को स्पाउस की डेथ की वजह से जो था ILR जल्दी मिल गया था, तो क्या अब वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उनको 12 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा और वो 5 ईयर्स वेट करेंगी तो तब अप्लाई कर सकते हैं? देखिए,
एक तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, यहाँ पे इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। तो पहला तो पॉइंट ये जो, ताकि जितने लोग देखते हैं मैं उनको भी जो है अवेयरनेस देता जाऊँ, नॉलेज देता जाऊँ। उसमें ये होता है कि अगर कोई जो होता है जब स्पाउस वीज़ा पे हो, यहाँ किसी के पास अपने पार्टनर की बेस के ऊपर वीज़ा मिला होता है, चाहे वो 10 साल वाला रूट हो या चाहे वो 30 मंथ्स और उसके बाद 1 एक्सटेंशन, चाहे वो 5 इयर्स का रूट हो। सो इन बोथ कंडीशन जो होता है वो आप को ILR मिलता है यहाँ 10 साल के बाद या आपको 5 इयर्स के बाद। तो लेकिन अगर किसी के पार्टनर की, स्पाउस की, हस्बैंड की, वाइफ की, अनमैरिड पार्टनर रूट में पार्टनर की, जैसी भी जो भी किसी की कंडीशन हो, अगर किसी की डेथ हो जाती है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डेथ जो है फिर उनको ILR जो है वो जल्दी मिल जाता है। सो लेकिन अगर ILR जल्दी मिलने के बावजूद जो है वो डिपेंड करता है अब कि जी आप अपनी सिटीजनशिप जो है वो कितनी देर बाद आपने अप्लाई करनी है। सो इसमें एक तो अपनी सिचुएशन के मुताबिक ऑलवेज एडवाइस लिया करें, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन इस कि आपको 12 मंथ्स जो है 12 महीने वेट करना पड़ता है। सो टेक्निकली उस साइड से देखें तो 5 साल आ गया, दूसरी साइड से देखें तो 1 साल का वेट आ गया। 5 इयर्स जो है ILR का टाइम होता है और उसके बाद जो है सिटीजनशिप के लिए 12 मंथ्स 1 ईयर का वेट करना बनता है। लेकिन जिस वक्त अगर किसी का स्पाउस जिंदा है और उसके बाद अगर वो लेते हैं, जैसे पहले भी किसी और भाई साहब का भी सवाल था कि जी कि क्या सिटीजनशिप के लिए हमें 1 साल वेट करना पड़ेगा, तो उस केस में बिल्कुल नहीं है। आज अगर आपको स्पाउस बेस पे 5 साल हो गए, आज आपको ILR मिला है तो कल सुबह उठ के आप सिटीजनशिप अपनी अप्लाई कर दीजिए, तो उस केस में आपका 12 महीने का वेट जो है वो नहीं बनता जी। हाँ, 804 पढ़े जा रहे अच्छा जी, ये EU सेटलमेंट के हवाले से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये किसी भाई साहब ने भेजा है और अगेन यहाँ पे सवालात भेजने का जो आप लोगों को फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो मिल जाती है, लेकिन ये लीगल एडवाइस नहीं होती। इसके ऊपर कभी भी अमल ना किया करें। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको एक रास्ता जो है वो दिखा दिया, उसके बाद जो होता है अगर आपको समझ आए तो आपकी मर्ज़ी होती है, चाहे तो आप मुझसे रब्ता करें या किसी भी वकील से रब्ता करके आप अपना आगे का जो केस होता है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं या उसके ऊपर प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं जी। ये सवाल है जी कि कैन आई अप्लाई फॉर EU सेटलमेंट इफ़ माई चाइल्ड इज़ EU सेटल्ड, पेरेंट्स आर सेपरेटेड बट हैव प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, child is under 8 and dependent on parents, other parents is EU national। देखिए अब इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, क्या आप सेपरेटेड तो हो गए हैं, आपका बेबी जो है वो भी ऑब्वियसली EU चाइल्ड है, उसके पास क्या सिर्फ यूरोप का पासपोर्ट है या उसने भी प्री सेटलमेंट जो है वो ले चुका है, क्या आप जिनसे सेपरेट हुए हैं क्या वो UK में सेटल्ड हैं इस वक्त, और क्या बच्चा आपका भी UK में सेटल्ड है। ये 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर उसके बाद ये है कि क्या आपके पास भी प्री सेटल्ड स्टेटस है या आपके पास जो है किसी और कंट्री का पासपोर्ट है और आपने अपना प्री सेटलमेंट या कुछ भी नहीं लिया हुआ है, क्योंकि आपने लिखा है जी कि कैन आई अप्लाई फॉर EU सेटलमेंट। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि क्या आपकी सिचुएशन है, और उसके बाद अगर तो आप UK के अंदर हैं फिर तो इस तरह की सिचुएशन में जैसे आपने लिखा है कि चाइल्ड इज़ अंडर 8 जो है, अगर चाइल्ड अंडर 8 है तो इसका मतलब है कि अगर तो 3 इयर्स का ये जो रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस वाला लॉ है तो वो मे भी आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होता हो, और अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है तो स्टिल जो है वो आई नीड अ मोर इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि प्रॉपर जो है वो अपनी लीगल एडवाइस जो है वो ली। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल आज की वीडियो का, उन्होंने लिखा जी कि सर आई नीड जो गाइडलाइन उन्होंने कहा जी वो बताइए, लेकिन आपके लिए भी यही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर आपका, इट्स अ क्वाइट सीरियस मैटर एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। तो इसके लिए यहाँ पे तो बिल्कुल ही लीगल एडवाइस या इन्फॉर्मेशन जो है वो भी शायद आपको प्रॉपर आपके लिए कोई वे ना निकाल सके। सो द बेस्ट थिंग इज़
आपके केस में तो कम से कम ये है कि आप प्रॉपर जो है वो लीगल एडवाइस लीजिए। अच्छा, आपने स्टोरी आपकी क्या है, आपने उल्टे सीधे वैसे लफ्ज़ लिखे हैं, लेकिन मैं समझ गया आप क्या लिखना चाह रहे हैं। आपने कहा जी कि मैं यूके में जो था यहाँ पे इलीगल में आया था, और उसके बाद आई मेट विद अ गर्ल जो है वो यूके में, आप किसी लेडी से आपकी मुलाकात हुई, फिर वो जो है आपने लास्ट ईयर जो था उनसे मैरी की, वो मैरी ना लास्ट अक्टूबर आपने लिखा है। अब मुझे नहीं पता आपने इस्लामिक मैरिज की या आपने रजिस्टर्ड मैरिज की। सो रजिस्टर्ड मैरिज तो मुझे लग नहीं रही, क्योंकि अगर आप इलीगल थे तो आपने ऑब्वियसली आपकी रजिस्टर्ड मैरिज जो है वो नहीं हुई होगी। सो इसका मतलब है कि आपने इस्लामिक या जो भी आपका रिलीजन होगा आपने उसके मुताबिक की होगी। सो दैट्स कॉल टेक्निकली तौर पे जो तो रजिस्टर्ड मैरिज होती है उसको तो सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कोई किसी भी मैरिज जो होती है वो आपका अपना पर्सनल मैटर होता है। अच्छा, उसके बाद आपने लिखा है जी कि हर फैमिली नॉट वांट अस, कि उनकी फैमिली जो है वो नहीं चाहते कि आप दोनों जो है वो मैरिज कर सकें। फिर आपने को पुलिस केस या बाकियों का भी लिखा है। फिर आपने लिखा है कि जी कि उसके पास लॉट ऑफ मनी है, कि वो जेलस शायद है फैमिली। और आपने लिखा है मोहतरमा के पास जो है वो अच्छी जॉब भी है और बाकी मामला भी हैं। बट आपके पास यू डोंट हैव एनी जॉब, आपके पास जॉब नहीं है जी। एंड दे रेसिस्ट एज अदर रिलीजियन मैटर्स एज वेल, कि कोई रेसिज्म का भी इशू है और मज़हब का भी इशू है। देखिए, नंबर एक तो ये है कि इस तरह की सिचुएशन में अगेन प्रॉपर लीगल एडवाइस लीजिए। अब अच्छा, अब दो चीज़ें आ जाती हैं कि ये नंबर एक तो ये है कि ये यूके है, यहाँ पे हर बंदा सेफ़ है। अगर उनकी फैमिली एग्री करती है या नहीं करती, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो उसमें एक तो मेन चीज़ ये आ जाती है कि क्या अगर आप दोनों विलिंग हैं और दोनों ओवर 18 हैं, 18 साल से ऊपर की एज के हैं, सो आपका ये लीगल राइट है। और उसके बाद आ गया कि रेसिज्म तो इस कंट्री में होता नहीं है। सो इसलिए कोई भी शख्स जो है किसी भी रिलीजन वाले शख्स के साथ मैरिज करता है या रिलेशनशिप में रहता है, सो उस तरह की भी किसी तरह की कोई उनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ नहीं है। चाहे कोई हिंदू मुस्लिम से रहे, मुस्लिम जो है वो किसी और रिलीजन वाले के साथ मैरिज करे, रिलेशनशिप रखे, सो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ पे अलाउड है, नंबर एक। अच्छा, अब उसके बाद आ गया कि क्या आप अपने वीज़ा स्टेटस के हवाले से अगर ये बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये होता है कि 2 इयर्स का एक लिविंग रिलेशनशिप का एक कानून है कि आप 2 साल से किसी के साथ में इकट्ठे रहते हैं और आपके पास एविडेंस है और बाकी चीज़ें हैं। सो उसकी बेस के ऊपर आप अपना लीगल स्टेटस जो है वो ले सकते होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये। सो बहरहाल मैंने कोशिश की कि आपको एक बेसिक सा आंसर मैं दे सकूं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।